एवरीबॉडी, आज हम लोग कंप्यूटर का परिचय, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा बिहार जीविका का जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे ना, उसका सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे हम आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे और इसका जो परिचय और जो डिफिनीशन होंगे वो भी कराएंगे। तो आज का एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी जनरेशन पढ़ेंगे, पीढ़ी पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 5 जो पीढ़ी हैं उसे पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसे चाहिए ना वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना। आप यस टाइप कर देंगे ना तो हम लिंक उसका भेज देंगे, आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले कंप्यूटर से शुरू करने वाले हैं। तो हमारा क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्राप्त करके उस प्रक्रिया मतलब उस पर प्रोसेस करता है और परिमाण में आउटपुट देता है। मतलब आप कुछ कीबोर्ड से कमांड डालते हैं कंप्यूटर में तो पहले प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो आपको मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखेगा। इसी को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना हुआ है जिसका अर्थ गणना। कंप्यूटर का अर्थ जो होता है कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द जो होता है वो कंप्यूट से बना है और इसका अर्थ जो होता है वो गणना करना होता है। और कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आप इसे ऐसे कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, तो ये ऐसी डिवाइस है जो डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करता है। यूजर जो आप निर्देश देते हैं उसका पालन करता है। अब बिना सोचने समझने की क्षमता के केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों का वो पालन करता है। ये जो है हमारा कंप्यूटर हो गया। हम अब इसके आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये कंप्यूटर जो हमारा COMPUTER कंप्यूटर होता है ना, जो इसका मीनिंग है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जानते हैं क्या होता है। C से कॉमन होता है, O से ऑपरेटिंग होता है, M से मशीन होता है, P से पर्पोजली, U से यूज्ड, फॉर टेक्नोलॉजी, T से टेक्नोलॉजी एंड E से एजुकेशन और R से रिसर्च होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। यही हमारा तो चलिए अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा सीपीयू है। इसे जानते हैं, इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। जो सीपीयू होता है ना उसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का केंद्रीय प्रोसेसर है, यानी यह एक तरह का केंद्रीय प्रोसेसर है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मेमोरी यूनिट से निर्देश या सिग्नल प्राप्त करता है, उस पर गणितीय और तर्कीय गतिविधियां करता है। यह कंप्यूटर के प्राथमिक कंपोनेंट है जो सिस्टम के अंदर ज़्यादातर प्रोसेसिंग का काम करता है। तो जो अगर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक कंपोनेंट क्या है तो सीपीयू होगा। सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी से निर्देश को ढूंढता और अपने अंदर लाता है और इसको डिकोडिंग करता है। मेमोरी में संग्रहित मशीन भाषा के निर्देश को समझता है और निर्धारित करता है कि इस निर्देश का क्या अर्थ है। जैसे जो कोड लैंग्वेज होते हैं, कोडिंग होती है ना, उसे यही समझकर आपके नॉर्मल लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करता है उसे प्रोसेस कर। और सीपीयू के कुछ मुख्य भाग होते हैं। तो सीपीयू के जो मुख्य भाग हैं वो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणितीय और तर्कीय गणना करता है एएलयू। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस है ना उसका मतलब होता है जो इनपुट आप कुछ देते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, माने देते हैं। जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो वो इनपुट है, आप माउस के जरिए कुछ क्लिक करते हैं तो वो इनपुट है। तो देखिए, डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क का एक सुविधा प्रदान करता है। कीबोर्ड दस्तावेज लिखना, ईमेल टाइप करना, डाटा एंट्री करना, इसका कीबोर्ड मतलब इसके एग्जांपल में हम देखेंगे इनपुट डिवाइस का। तो पहला हो जाएगा कीबोर्ड और दूसरा हो जाएगा माउस, तीसरा हो जाएगा स्कैनर, चौथा माइक्रोफोन, पांचवा वेबकैम, छठा जॉयस्टिक, अन्य में टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, OCR होते हैं। तो जो हमारा माउस होता है उसके बारे में आप जानते हैं। स्कैनर जानते हैं, जो आप मॉल में देखे होंगे, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं लोग तो वो स्कैन करते हैं लोग तो प्राइस जाता है। माइक्रोफोन के बारे में जानते ही हैं, माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड होता है। वेब कैमरा ही है, इसका वेब कैमरे का बोलते हैं, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लगाया जाता है। और जॉयस्टिक ना माउसी का वर्क करता है।
जो स्टिक होता है ना वो मतलब माउस की तरह उसका भी वर्क होता है, लेकिन उसमें जो फंक्शन की होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसे गेम्स या फाइल सिमुलेटर के रूप में इसका उपयोग है, मतलब गेम्स खेलने के लिए जो स्टिक का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आप इनपुट डिवाइस में देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर ये वाला है, लेकिन जो मॉल वॉल में स्कैनर होता है ना गन की तरह ऐसे होता है, यहाँ से उसका रेड कलर का लाइट निकलता है और यहाँ पर बारकोड रहता है तो उसे वो स्कैन कर लेता है। और ये हमारा प्रिंटर हुआ, ये मॉनिटर हुआ, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए पहले हम इसका आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में प्राप्त परिमाणों को प्राप्त किया जाता है और डिवाइस से कंप्यूटर के डाटा को प्राप्त उसे टेक्स्ट को वीडियो या ऑडियो के रूप में बदलता है। मतलब आउटपुट डिवाइस का सिंपल अर्थ है, समझिए ना कि आउटपुट डिवाइस वो है जो आपको उसको इनपुट दिए, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर और आपके सामने जो भी उपकरण उसे प्रस्तुत करे वो आउटपुट डिवाइस है। इसमें पहला आ जाता है मॉनिटर, दूसरा आता है प्रिंटर, तीसरा का स्पीकर, चौथा प्रोजेक्टर, पांचवा हेडफोन और छठा प्लांटर रहता है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा 5वां नंबर टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में पहले आपको जानना जरूरी है। तो जो हमारा हार्डवेयर है ना उसका मतलब होता है हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर में मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड आदि है। मतलब हार्डवेयर वो होता है ना जो भी आप उसमें समझिए जो मशीन हो जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस आदि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसे आप देख सकते हैं, स्पीकर हुआ, ये सारे हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जैसे देखिए इसके और से भी आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज कंप्यूटर की नहीं है ना तो आप इसके नाम से समझ जाइए। जो हार्डवेयर है तो इसमें हार्ड शब्द है तो यानी वो आप छूने लायक होगा। जो सॉफ्ट यानी है उसे आप मान लीजिए ईयर, मतलब इसे आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आप हार्डवेयर के बारे में जानते ही हैं। अब चलिए हम इसका हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटरिंग, प्रिंटरिंग, स्पीकर, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर ही होता है। आपने चलिए दो टॉपिक आप अभी छूटा है, जो ऊपर का है इनपुट आउटपुट, इसमें एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। मतलब ये दोनों के बीच का स्तर होता है जिसमें प्रोसेस होता है, सीपीयू उसके ऊपर आप पढ़े हैं। और स्टोरेज डिवाइस जो कि हमारे सीपीयू में ही होता है, हार्ड डिस्क हुआ, डीवीडी हुआ, पेन ड्राइव हुआ, मतलब जो किसी डाटा के स्टोर कर रखता है उसे हम स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसके अंदर जो हार्डवेयर है आपने सारे के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम अपने चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि इसका दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। तो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, कंप्यूटर में एप्लीकेशन के रूप में रहता है, यानी ऐप के रूप में रहता है। हम उसका यूज करते हैं पर उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका 3 टाइप होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हार्डवेयर ना होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई भी यूज नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर ना हुआ तो हार्डवेयर एक डिब्बा का सामान है। तो इन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हमने कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ लिया, तो इसका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में क्लियर कर देना है। तो कंप्यूटर क्या है, तो यह प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पिछले पढ़े ही होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन ए है चित्र बनाना, बी है डाटा को प्रोसेस करना, सी है खाना पकाना, डी है खेल खेलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डाटा को प्रोसेस करना होगा। अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे सीधे बतलाएगा था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने फोन। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन किसे बोला जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ALU का क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है? तो गणना और लॉजिक कार्य करना जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित होता है, यही इसका वर्क है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस इसमें से तीनों में से कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। और इसमें से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, सारे हार्डवेयर हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जो कि CPU में होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोम
ROM रोम क्या है? तो यह एक प्रकार रीड ओनली मेमोरी, ये भी स्टोरेज मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर की गति किस में पाई जाती है? तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में नापी जाती है। ये कंप्यूटर का आउटपुट किस रूप में मिलता है? तो आउटपुट जो होता है सूचना के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। आउटपुट डिवाइस के बारे में आप दो ठो आउटपुट डिवाइस कमेंट फटाफट कीजिए, दो ठो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड है। और ये हमारा पहला कंप्यूटर कब बना, ये जो है ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन इसमें चला आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1946 में पहला कंप्यूटर बना था। और इन्हीं एक ये भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसके बाद वाले टॉपिक का है। तो ये दो ठो क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया है, तो इसको भी आप समझिए। इनिक क्या है? ये एक कंप्यूटर का नाम है, और प्रथम पीढ़ी का जो फर्स्ट कंप्यूटर था ना यही था इनिक। इसमें वैक्यूम ट्यूब के जरिए काम होता था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, और रूम के इतना बड़ा बड़ा होता था। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इनिक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 15 नंबर, कंप्यूटर का डाटा को प्रोसेस कौन करता है, या कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी CPU होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS इसको बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेव करने के लिए। ये हमारे फंक्शन ऑफ की, ये लास्ट का जो लास्ट का सेशन बचेगा ना, तो इसका एक चैप्टर है फंक्शन, मतलब कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे तो क्या होगा, इस पर भी एक टॉपिक है, तो उससे एक क्वेश्चन चला आया है। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं ना, तो गलती से यहाँ टाइप हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो हार्ड डिस्क होती है ना वो अस्थाई मेमोरी है। रैम भी अस्थाई मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। मतलब ये अस्थाई मेमोरी है, और हार्ड डिस्क भी अस्थाई मेमोरी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो इसे मशीन भाषा बोलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो गति, सटीकता और संग्रहण तो करता है, पर इसमें भावना यानी इमोशन नहीं होता। कोई भी मशीन हो उसमें इमोशन नहीं होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ, और हम नहीं करता है। और इसका पूरा सीरीज YT पर हमारा फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है YT पर। इसका नोट्स भी फ्री चलता है, लेकिन कोई नोट्स नहीं देता, पर हम इसका नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना है। सब्सक्राइब किए होंगे तभी मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे ना, तो आपको हम लिंक सेंड कर देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप क्लिक कर डाउनलोड। हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इस पार्ट 2 में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, वहीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर जो है ना उसका अभी तक 5 जनरेशन आ चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी हमारे कंप्यूटर अभी तक 5 पीढ़ी, मतलब 5 स्टेप, मतलब अलग अलग तरीक़ों से हो चुका है। तो जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, जो फर्स्ट कंप्यूटर था 1940 से 1956 के बीच जितने भी कंप्यूटर आए थे उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बोलते हैं, और ये वैक्यूम ट्यूब्स पर कार्य करते थे। और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 तक जो कंप्यूटर आए थे वो ट्रांजिस्टर पर वर्क करते थे। और 1964 और 1971 में जितने भी कंप्यूटर आए थे उसे हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। और यह जो था IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पर वर्क करता था, IC पर काम करता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक था। और 1971 से 1980 तक जो माइक्रो प्रोसेसर पर कंप्यूटर वर्क करते थे उन्हें हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे 1980 से प्रेजेंट जो अभी चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर वर्क करते हैं। तो अवधि ये रहा, इसके मुख्य तकनीक ये रहा, और इसकी पीढ़ियाँ ये रही। 5 जनरेशन तक हमने अभी तक कंप्यूटर का उन्नति कर लिया है, उन्नत हो चुकी है। और ये नोट्स है, आपको नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, हम इसका लिंक दे देंगे। बस आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी मिलेगा। और जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था उसको हम अच्छे विस्तार रूप से जान लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, जैसे आप जानते हैं 1940 से 1956 के बीच के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं, और ये वैक्यूम ट्यूब्स पर वर्क करता था।
और इसमें वैक्यूम ट्यूब द्वारा सर्किट या मेमोरी का यूज होता था। और इस कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनका आकार बहुत बड़ा, पूरे कमरे की इतना बराबर इसके आकार होते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा थी, जो प्रोग्रामिंग भाषा इसकी मशीन भाषा जिसे बोलते हैं, वो केवल 0 और 1 का उपयोग कर इसमें किया जाता था। और प्रदर्शन काफ़ी धीमा गति था, बिजली भी बहुत खर्च लेता था, अत्यधिक था। और विश्वसनीय ट्यूब जलना फेल होना इसमें सामान्य समस्याएं थी। मतलब उसमें ट्यूब पर था, मतलब वैक्यूम ट्यूब पर ये वर्क करता था और उस बिजली की बहुत खपत होती थी इसमें और धीमी गति से काम करता था। इसके कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे इनेक हुआ, यूनिवेक हुआ, EDVACA हुआ, ये सब इसके उदाहरण है। मतलब ये कंप्यूटर के नाम है उस समय जो बनाए गए थे 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और उपयोग में युद्धकालीन गणनाएं और वैज्ञानिक गणनाएं उस समय किया जाता था। अब अपने चलते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पर, जो कि 1956 से 1963 तक चला और ट्रांजिस्टर का यूज कर इसका वर्क होता था। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह, मतलब इसमें बेस तकनीक ट्रांजिस्टर था जो वैक्यूम ट्यूब की जगह ले लिया था। गति एवं दक्षता पहले से तेज थी, कम गर्मी कम, मतलब एक हीट ज़्यादा, मतलब वैक्यूम ट्यूब से जो फर्स्ट जनरेशन का था ना काफ़ी हीट होता था, पर उससे यह कम हीट होता था जो कि सेकंड जनरेशन का था। और इससे कम गर्मी उत्पन्न होती थी और बिजली भी कम खाता था उसके विषय में। इसकी जो भाषाएं थी, मतलब जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें थी, वो असेंबली थी, उच्च स्तरीय भाषा, कोबाल, फोर्ट्रेन आदि का यूज इसमें किया जाता था। और आकार इसका छोटा एवं अधिक विश्वसनीय सिस्टम था। इसका जो उदाहरण हुआ, कुछ कंप्यूटर के नाम थे उस समय के, IBM 1401, IBM 7094, ऐसे इसके कुछ उदाहरण हैं। और इसका उपयोग जो होता था ना, जो हमारे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, वो व्यावसायिक डाटा प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए हम लोग यूज करते थे। हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा थर्ड जनरेशन है, जो कि 1964 से 1971 पर तक रहा। ये जो था इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर वर्क करता था। और ये जो बेस तकनीक थी, एक चिप पर अनेक ट्रांजिस्टर IC आपने देखा ही होगा, उसमें एक चिप पर बहुत सारे IC सर्किट रहते हैं, उसी पर यह वर्क करता था। और गति विश्वसनीय बड़ी, लागत बीच में कम लगता था, मतलब इसकी गति जो सेकेंड जनरेशन था उससे काफ़ी तेज था और इसमें लागत भी थोड़ा कम लगता था। और जो इसमें सॉफ्टवेयर था, बहुत प्रोग्रामिंग बेहतर OS समर्थन था इसमें। और भाषाएं इसमें जो यूज होती थी वो बेसिक यूज होती थी, C लैंग्वेज यूज होता था, पास्कल आदि जैसे लैंग्वेजें यूज होती थी। और उदाहरण में IBM सिस्टम 360, हॉनवेल 6 था, मतलब 6000, इसके कुछ उदाहरण कंप्यूटर के नाम थे। और इसका उपयोग अब से, मतलब थर्ड जनरेशन से इसका उपयोग बैंकिंग में, शिक्षा में, अनुसंधान में, औद्योगिक नियंत्रण में इसका यूज होने लगा। और जो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है 1971 से 1980 तक चला था। यह माइक्रो प्रोसेसर के बेस पर आ गया था। इसमें एक चिप में CPU, मतलब बेस तकनीक इसका माइक्रो प्रोसेसर एक चिप में CPU के रूप में किया जाता था। और क्रांति पर्सनल कंप्यूटर, माने फोर्थ जनरेशन से ही पर्सनल कंप्यूटर PC का जन्म हुआ, मतलब लोग आम भाषा में अपने घर पर रखने लगे थे। और वे सॉफ्टवेयर MS-DOS विंडोज की शुरुआत, GUI का विकास इसी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में हुआ था। शायद अभी के भी कंप्यूटर में आप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आप लोग देखिएगा, आपके अधिकतर जो पुराने कंप्यूटर होंगे कुछ दिन, मतलब कुछ ईयर पहले के, वो माइक्रो प्रोसेसर्स पर ही होंगे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी जो 3 जनरेशन के थे वो काफ़ी मुश्किल है थोड़ा मिलना। और जो इसके उदाहरण थे, एप्पल, IBM PC 808 अधिकृत, अभी बहुत सारे, इसमें एप्पल भी उस समय फोर्थ जनरेशन में आ गया। और इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, शिक्षा, व्यापक उपयोग इसके होने लगे थे। और जो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1980 से अभी तक चल रहा है, जो कि AI पर बेस्ड है। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स में यूज होता था। और टेक्नोलॉजी जो थी पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्ट्स, क्लाउड आदि इसमें यूज होने लगा। क्षमताएं समस्या समाधान, निर्माण, निर्धारण, स्वयं सीखना और करना था इसका। एप्लीकेशन में हम लोग कंप्यूटर विजन, रीलर्निंग, NLP आदि का यूज करते थे। और भविष्य में इसका क्वांटम कंप्यूटिंग, जनरल AI की दिशा में है। उदाहरण के लिए IBM वाटसन, गूगल AI, स्वयं रोबोटिक सिस्टम आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम इसका चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
जो फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर था, थर्ड जनरेशन आईसी चिप पर था, फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें माइक्रो प्रोसेसर था और फिफ्थ जनरेशन एआई पर बेस्ड है। और इसके कुछ ऑनलाइन के पॉइंट्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था वो आकार में बहुत बड़ा था, मशीन लैंग्वेज में और गर्मी उसमें ज़्यादा उत्पन्न होती थी, ऐसे विद्युत की भी खपत ज़्यादा होती थी। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर के ऊपर था, यानी विश्वसनीय गति इसमें फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बढ़ी। और थर्ड जनरेशन आईसी चिप पर था, जो कि लागत इसमें कम लगती थी बनाने में और मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें हो सकता था। और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की यूज में पीसी युग की शुरुआत फोर्थ जनरेशन में हुई थी, पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत। और फिफ्थ जनरेशन एआई पर इंटेलिजेंस सिस्टम या ऑटोमेशन इसमें आ गया था फिफ्थ जनरेशन। तो ये हमारा ऑनलाइन का हुआ और ये सेशन ख़त्म हो रहा है। इसका हम लोग कल ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और एक और वीडियो आएगा कल, जिसमें हम लोग एक और वीडियो आएगा दूसरे टॉपिक से। और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए ना, तो इसका नोट्स आप लोग बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सीधे उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद। इसका ऑब्जेक्टिव लेकिन कल आएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव कल आएगा, कल सुबह में आपको 11 बजे मिल भी सकते हैं या शाम को 7:30 में मिल सकता है। आपके नोट्स पर ही कार्य चल रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव आज नहीं करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा। और 2 वीडियो कल आएंगे, 2 वीडियो आपको दोनों देखना है और दोनों वीडियो आपको देखना है, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, आज हमने जैसा कि कल पढ़ा था कंप्यूटर के पीढ़ियों के पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे, पहले उसका थ्योरी किया था, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, तो इसमें जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में हमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और लास्ट को प्रश्न नंबर तीसरा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी में यानी थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का प्रयोग किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस विधि में है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी में आए थे। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग मतलब एआई का प्रयोग हमने जैसे जानते हैं 5वीं पीढ़ी में है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो मशीन भाषा का प्रयोग करते थे। और जो कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा ओसबेलिक भाषा का प्रयोग करते थे, यानी ओसम्बेली भाषा का प्रयोग हमारे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय लैंग्वेज का प्रयोग वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था, तो ये बहुत बड़ा था, यानी पूरे कमरे के आकार का ये कंप्यूटर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या था, तो छोटा आकार था, तेज गति और कम लागत इसकी थी, या इसके कुछ लाभ हुए थे। और नेक्स्ट हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो एआई पर। आप जानते हैं कि एआई पर और एक्सपर्ट सिस्टम पर आधारित है। यूनिक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। आईबीएम 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। यूनिक फर्स्ट जनरेशन, यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन, आईबीएम 1401 द्वितीय पीढ़ी का और आईबीएम 360 तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर कि वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ करता था, तो वीएलएसआई का प्रयोग हम लोग चतुर्थ पीढ़ी में किया करते थे। और कंप्यूटर में नेटवर्किंग की सुविधा चतुर्थी पीढ़ी में यानी 4th जनरेशन में आया। एआई की कंप्यूटर में एआई कब युक्त हुआ, तो ये हमारे 5th जनरेशन में हुआ। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का समय काल था वो 1940 से 1956 तक था और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 1956 से 1963 तक था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? तो 1964 से 1971 तक था। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? तो 1971 से, अभी मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचम पीढ़ी का समय काल क्या था? तो यही वर्तमान में जो चल रहा है वही पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर का समय काल है। ने सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित हुए थे? तो चतुर्थ और पंचम पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर विकसित हुए थे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख कमी क्या थी? तो इसका जो प्रथम पीढ़ी की कमी थी, कंप्यूटर में बहुत अधिक बिजली लेता था और गर्मी बहुत पैदा करता था और उसका आकार भी बहुत बड़ा था, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। इसका अगर नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप सीधे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। का परीक्षा के लिए कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना है। यह एग्जाम सितंबर में है और काफ़ी बढ़िया एग्जाम है और इससे कंप्यूटर आधारित सारे प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। और इस एग्जाम में जितने भी टॉपिक कंप्यूटर से पूछे रहेंगे उन सबसे क्वेश्चन है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से भी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, इनपुट आउटपुट से भी और प्रोग्रामिंग सभी से है। और ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। मतलब इसके 10 या 11 वीडियो होंगे जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 30-30 क्वेश्चन का होगा छोटा छोटा सेट। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जिससे यह होगा कि अगर आप इसे याद भी नहीं करेंगे ना तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसे राइट आंसर कर पाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक ही तरीका होता है, जो भी वीडियो देखे उसे 2 से 3 बार देख लें। इससे आपको जब ऑप्शन साथ में मिलते हैं ना अलग से क्वेश्चन मिलाकर भी, तो आप उसका सही आंसर कर देंगे। इसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और कहीं कहीं से अलग अलग क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके बाद अपने से देकर देखिएगा। आप यह देखेंगे कि आप सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, मेरा पूरा सेशन वाईटी पर बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को नोट्स चाहिए बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। वहां से जाकर आप हमारे नोट्स स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द लिया गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्यूटर का अर्थ होता है, तो जो कंप्यूटर का अर्थ है वो है गणना करना। गणना करना कंप्यूटर का अर्थ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो सीपीयू है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ही होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर से डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि 2nd नंबर टॉपिक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें बेसिक क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। जैसे जैसे पार्ट का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता जाएगा। तो अब चलते हैं हम इसका सेकंड जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से देखते हैं। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक की प्रयोग की गई थी? तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी का, उसमें कौन सा तकनीक उपयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैक्यूम ट्यूब के तकनीक का उपयोग किया गया था पहली यानी फर्स्ट जनरेशन में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आधार, मतलब दूसरी कंप्यूटर जो था, दूसरी जनरेशन का, 2nd जनरेशन का कंप्यूटर, उसमें किस टेक्निक का प्रयोग किया गया था? तो जो हमारा 2nd जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो चौथी जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था 4th
जनरेशन के कंप्यूटर में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। पांचवी पीढ़ी जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है वो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कृत्रिम एआई पर वो बेस्ड कंप्यूटर है जो कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि टॉपिक है 3rd नंबर टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से कुछ प्रश्न इसके हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? तो जो कंप्यूटर का मेन भाग होता है वो सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। सीपीयू के 3 भाग कौन से होते हैं? तो सीपीयू के जो 3 भाग होते हैं वो होते हैं एएलयू, सीयू और मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर होगा। सीपीयू के 3 भाग होते हैं एएलयू, सीयू और मेमोरी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि एएलयू का क्या कार्य है? तो एएलयू का कार्य है गणना और लॉजिक कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम क्या है? तो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रित करता है। आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि टॉपिक नंबर 4 है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा इससे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है वो की माउस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। आप जैसे जानते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होता है आप जिससे कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ वो इनपुट डिवाइस हुआ, माउस हुआ वो इनपुट डिवाइस हुआ। लेकिन आउटपुट डिवाइस जो रिजल्ट आपको देता है, तो आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो जो आउटपुट डिवाइस इसमें से प्रिंटर यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपको रिजल्ट देता है। आप कुछ कमांड देते हैं, प्रोसेस होता है, यानी इनपुट में देते हैं, प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू आपको कोई रिजल्ट मिलता है जिसे आप प्रिंट करते हैं, तो ये एक तरह से रिजल्ट आपको देता है, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होगा। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और जो सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो टच स्क्रीन होता है वो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस है। हमारा 15 क्वेश्चन हो गया, और इसमें 15 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओसीआर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ओसीआर का जो उपयोग होता है स्कैनर और टेक्स्ट पहचानने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओसीआर का उपयोग स्कैनर और टेक्स्ट को पहचानने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी से भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इससे भी हम कुछ लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर को प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है वो है रैम, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की वो रैम है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हार्ड डिस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। हार्ड डिस्क ही सेकेंडरी मेमोरी है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो रोम है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो जो रोम का फुल फॉर्म होगा वो होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैच मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैच मेमोरी के प्रयोग गति स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने मोबाइल में भी मेमोरी कैच, आप किसी ऐप पर जाइएगा और स्टोरेज सेक्शन में जाइएगा ना, तो एक ऑप्शन होता है कैच का, इसको आप कर देंगे ना कैच के ऑप्शन को, तो जो हमारा जो होता है, जो कि ऐप होता है, वो काफ़ी स्मूथ यूज करने लगता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी कैच मेमोरी होता है, इसके उपयोग से जो गति स्पीड बढ़ जाती है कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि मेमोरी यूनिट से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। KB सबसे छोटा रूप है, अपने KB, MB, GB, TB ऐसे बहुत होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 22 नंबर क्वेश्चन। 1 MB के बराबर होता है, तो 1 MB जो होता है 1024 KB के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट पीबी यानी ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट। टीबी से भी बड़ा पेटाबाइट होता है, यानी पेटाबाइट सबसे बड़ा मेमोरी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि कंप्यूटर मेमोरी को किससे मापा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी को बीट और बाइट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बीट एंड बाइट से कंप्यूटर मेमोरी को नापा जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इसका क्वेश्चन है 25 नंबर और 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं कि मशीन भाषा पर आधारित है। तो मशीन भाषा पर ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेजी शब्द उच्च स्तरीय भाषा असेंबली कोड। तो सारे ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, मशीन भाषा इसमें से कौन है। तो 0 और 1 बाइनरी नंबर एक प्रकार का मशीन भाषा। अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 26 नंबर क्वेश्चन। COBOL का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो COBOL का प्रयोग हम लोग व्यावसायिक कार्य के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 27 नंबर है कि उच्च स्तरीय भाषाओं का उदाहरण क्या है। तो जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उनका जो उदाहरण है वो है C++ और जावा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी मशीनी भाषा है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग होता है। तो असेंबली लैंग्वेज में मिनोमिनिक्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है और टॉपिक 8 है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चन जो है बिहार जीविका में रहेंगे। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, LAN का पूरा नाम क्या है। तो LAN का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। तो जो इंटरनेट है ऑप्शन नंबर सी यानी WN तरह का एक नेटवर्क है। और एक और बात इसका आज के हमारे इस नए सेशन में, तो आज हम लोग कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न कर लिए थे, जो कि बिहार जीविका के लिए है। और अब हम इसके पार्ट 2 में 31 से 60 मतलब और 30 प्रश्न करने वाले हैं, यानी ये इसका पार्ट 2 है। इसका लगभग हमें लगता है कि 10 से 11 पार्ट आएंगे, जिसमें से 2 पार्ट कवर हो गए हैं, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, तो भले फर्स्ट टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से अब इसमें प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पहला यांत्रिक मॉडल किसने बनाया था। तो जो कंप्यूटर का पहला यांत्रिक मॉडल है उसे चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंप्यूटर को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को लगभग 3 श्रेणियों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए होता है। तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी यानी मौसम पूर्वानुमान और रिसर्च में किया जाता है। बड़े बड़े मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने में, रिसर्च करने में, मौसम का अनुमान लगाने में, इस सब के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सेकंड टॉपिक है जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। कुछ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो जो हमारा जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से फर्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। तो जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो जो तीसरे पीढ़ी का कंप्यूटर था यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें हमने ऑप्शन नंबर बी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया था। IC इसका राइट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 360 ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है IBM 360। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का सबसे बड़ा नुकसान क्या था। तो वैक्यूम ट्यूब का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी अधिक गर्मी और आकार में बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़ा था और उसके यूज से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि टॉपिक नंबर 3 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंडरी मेमोरी है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर और 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। BIOS किसका हिस्सा है। तो BIOS ऑप्शन नंबर बी यानी रोम का हिस्सा है। BIOS रोम का हिस्सा है और रोम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में बता दिया है। और रैम का जो रैम है इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का आपको बताना है। क्या चलिए बता देते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस हम लोग सहायक उपकरण के रूप में यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर यही है कि हार्डवेयर दिखाई देता है और सॉफ्टवेयर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। हार्डवेयर उसे ही कहिएगा जिसे आप छू सकते हैं, यानी जो दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितने भी होंगे ना जिसे आप केवल यूज करते होंगे, आप बस मॉनिटर देखते होंगे, मॉनिटर के अंदर होगा, आप उसे छू नहीं पाएंगे, वो सॉफ्टवेयर होता है। इसमें अलग अलग आपको दे सकते हैं अंतर, बस आप ये दोनों टॉपिक याद रखिएगा तो आप इसका सही आंसर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भले नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 43 है और टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से भी इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है MICR का उपयोग कहाँ होता है। तो MICR का जो उपयोग होता है वो बैंक चेक में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है। तो जो जॉयस्टिक होता है उसका अधिकतर प्रयोग ऑप्शन नंबर ए यानी गेम खेलने में किया जाता है। ये भी एक माउसी की तरह यूज होता है, लेकिन इसमें फंक्शनल बटन काफ़ी अधिक होती हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 45 है प्लॉटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जो प्लॉटर होता है वो बड़ी ड्राइंग और नक्शे प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। जो प्लॉटर होता है बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड देखते होंगे उसको प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो बार कोड रीडर है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने 5वें सेक्शन कंप्यूटर्स मेमोरी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है 47 नंबर, रैम को और क्या कहा जाता है। तो रैम को और वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वॉलेटाइल मेमोरी रैम को भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी की है। तो फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल प्रकार श्रेणी से आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 49 नंबर UPROM। जो UPROM को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो UPROM का प्रयोग किस मतलब UPROM को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट रेज यानी प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि DRAM का पूरा नाम क्या है। तो DRAM का जो पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका
फुल फ्रॉम होगा, DRAM का फुल फ्रॉम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है और टॉपिक है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इसका जो 51 और 10 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ से लेकर, तो आप फटाफट देख लेते हैं। और एक और बात, जिस किसी को भी नोट्स चाहिए ना, बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक सीधे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल नोट्स ये पूरे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। हमारे सेशन यूट्यूब पर ये वाला पूरा फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 51 पर कि 1 GB बराबर होता है तो 1024 MB के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1 TB कितने का बराबर होता है, कितने GB के बराबर 1 TB होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1024 GB के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है और 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है कि सबसे छोटी इकाई डेटा का क्या है, तो जो सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर बी यानी बीट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है। ASCII जो कोड कितने बिट का होता है, तो ये एक प्रकार का 7 बिट का होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इससे भी 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है BASIC की भाषा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो BASIC की जो भाषा है वो शुरुआती प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेस्ट मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है। फॉरट्रेन का उपयोग कहाँ होता है, तो फॉरट्रेन का उपयोग जो होता है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंटरप्रेटर किससे कहा जाता है, तो इंटरप्रेटर जो होता है ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है, यानी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है। जावा किस प्रकार की भाषा है, तो जो जावा है वो हाई लेवल और ऑब्जेक्ट एरिएटेड एक तरह की भाषा, यानी जावा जो है हाई लेवल और ऑब्जेक्ट एरिएटेड टाइप की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से भी आप में क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है मैन का पूरा नाम होता है, तो MAN का जो पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो जो ब्लूटूथ है वो पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा ये सेशन आज का खत्म होता है। जिसे भी नोट्स चाहिए बस कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, ये पूरा सेशन आप देखिएगा ना, और एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इससे यह होगा कि आपका पूरा कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप राइट आंसर कर पाइएगा। तो और जिसे नोट्स चाहिए जैसा आप जानते हैं कमेंट में यस कर दीजिए, और इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी